बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर 1 था उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पायरेक्सिया, पायरेक्सिया से क्या मुराद है। तो आमतौर पे आपने देखा होगा इंसान को बुखार हो जाता है तो उसमें इंसान की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब हमारी बॉडी पे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी में एक केमिकल है पायरोजिन, वो बढ़ जाता है। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल आते हैं उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए। जब किल करते हैं तो इन सेल्स की किलिंग से क्या होता है, केमिकल पैदा होता है जिसको बोलते हैं पायरोजिन। ठीक है। और ये पायरोजिन क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। ये पायरोजिन आता कहाँ से है, पैथोजिन से भी आता है, व्हाइट ब्लड सेल से भी आता है। और ये क्या करता है कि इंसान के बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है सेट पॉइंट से, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो एक हमारी बॉडी में टेम्परेचर सेट है, इससे बढ़ा दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इम्यून सिस्टम जो है ना वो हमारा बढ़ जाता है। इससे हमें फायदा ये होता है कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया या वायरस की क्या होती है, किलिंग। तो ये पायरेक्सिया क्या होता है, सिंपली इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है। कब, जब हमारी बॉडी पे अटैक होता है। ये क्यों होता है, पायरोजिन केमिकल के रिलीज होने की वजह से। ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आपने क्या करना है, आंसर कर लेना है। आगे डियर स्टूडेंट, जानदार की टेम्परेचर की वजह से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमारे पास जो जानदार आते हैं हम उनको कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। ठीक है। अब ये पोइकिलोथर्म्स का आंसर भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन पहले आप देख लें। ये ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। पानी में है तो जैसे पानी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, इनका करेगा। एयर में है तो एयर के लिहाज से इनका फ्लक्चुएट करेगा। आम मिसाल के तौर पर सारे जो इनवर्टिब्रेट है, फिशेज, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, ठीक है, इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। अब होम्योथर्म्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बाहर चाहे चेंज होता रहे, डिस्पाइट आउटसाइड फ्लक्चुएशन, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। इसका एक बहुत ही प्रिसाइज सा आंसर जो कि आपकी की बुक से लिया गया है, वो नीचे अगली स्लाइड में मैं शो कर रहा हूँ। काइंडली उसको देख लें आप। तो ये आंसर है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि क्या आंसर है हमारे पास। सिंपली पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क क्या है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, हम कहते हैं ऐसे एनिमल, ठीक है, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, सिंपली चेंज होता है अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, और इनके पास एबिलिटी नहीं होती अपने टेम्परेचर को नैरो रेंज में मेंटेन करने की। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह वो एनिमल जो एक नैरो रेंज में मेंटेन करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होम्योथर्म। एनिमल विच मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इवन एक्सपोज टू द change in the temperature of the environment. Simply they regulate their body temperature with respect to their environment, but in the narrow range. They have ability to maintain their body temperature in narrow range, जैसे bird and mammals हैं। तो इसके हमने आंसर क्या है क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इसी के ही टॉपिक में से है, और उसका नाम क्या है, दैट इज एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड एट द एंड हेटेरोथर्म्स। ये पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स के बाद की क्लासिफिकेशन है, उसमें थोड़ी सी जो है मसले आ गए थे, इसलिए इसको बाद में न्यू क्लासिफिकेशन की गई। तो जानदारों को 3 लेवल में क्लासिफाई किया गया, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड द हेटेरोथर्म्स। एंडोथर्म्स वो हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर यानी जनरेट ऑन बॉडी हीट, खुद से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या करते हैं, बॉडी में हीट पैदा करते हैं, और इनमें मैमल्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम। एक्टोथर्म्स वो जानदार है जिनकी बॉडी में होने वाले रिएक्शन यानी मेटाबॉलिक हीट बहुत कम होती है और वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है, और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। एट द एंड हमारे पास हेटेरोथर्म्स आते हैं। हेटेरोथर्म्स कौन से जानदार होते हैं, ये ऐसे जानदार होते हैं जो क्या करते हैं, इस काबिल होते हैं कि हीट प्रोड्यूस कर सके, कैपेबल ऑफ हीट प्रोडक्शन। बॉडी हीट मेटाबॉलिज्म के जरिए पैदा करते हैं, लेकिन नैरो रेंज में मेंटेन नहीं करते, जैसे बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स। इंसान 37 डिग्री सेंटीग्रेड नैरो रेंज में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन हेटेरोथर्म्स ऐसे जानदार होंगे जो मेंटेन तो करेंगे लेकिन खास नैरो रेंज में मेंटेन नहीं करेंगे। और इसका बेस्ट आंसर जो है वो, अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो आगे मैंने टेबल में दिया हुआ है आपको,
जी ये हैं एंडोथर्म्स। फिर हमारे पास कौन से जानदार होते हैं? सिंपली हम कहते हैं एंडोथर्म्स ऐसे जानदार हैं generate their own body heat during metabolism. They maintain their body temperature in a narrow range. For example, birds, mammals, and some flying insects. Okay. उसके बाद हमारे पास कौन से जानदार आते हैं? That are simply ectotherms, animal that generate metabolic heat at the low level. और वो क्विकली इन्वायरमेंट से एक्सचेंज हो जाती है। ऐसे इन्वायरमेंट क्या करते हैं? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिशेज हैं, इन्वर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास हेट्रोथम्स आ जाते हैं। हेट्रो का मतलब डिफरेंस होता है, थम को कहते हैं टेम्परेचर, जो वेरिएबल अमाउंट ऑफ हीट को क्या प्रोड्यूस करते हैं। इन शॉर्ट सिंपली आप कह सकते हैं बॉडी अपनी इंटरनल हीट तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन नैरो रेंज में मेंटेन नहीं करते, बट दे जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन द नैरो रेंज, so they have to absorb heat from their external bird and hummingbirds and bats। तो ये हमारे पास है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस की दो टाइप्स हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है और एक हीमोडायलिसिस है। दोनों को देखेंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल इंसान के पेट में ये खाली जगह है, इसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है जी। कैविटी इन द एब्डोमेन, पेट में। इसकी थिन एपिथेलियम होती है जिसको कहते हैं, एपिथेलियम लेयर को कहते हैं उसकी, जो ऊपर कवर होता है। और इसकी कैविटी का नाम, कैविटी को हम क्या बोलते हैं? जो उसकी एपिथेलियम है, पेरिटोनियम बोलते हैं। कैविटी का नाम पेरिटोनियम कैविटी है या पेरिटोनियल कैविटी है, और जो उसके ऊपर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। कैविटी को क्या किया जाता है? डायलिसिस फ्लूइड जो कि इधर मौजूद है, इसके जरिए क्या किया जाता है? फिल्ड किया जाता है इसके अंदर। डायलिसिस फ्लूइड को इसके अंदर फिल कर दिया जाता है, उसके बाद फिर इसको रिमूव किया जाता है। जब इसको रिमूव किया जाता है तो बॉडी में वेस्ट भी क्या होते हैं? इसके साथ रिमूव हो जाते हैं, ठीक है जी। और इसको बार बार किया जाता है इस प्रोसेस को। ये हमारे पास क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, दो डायलिसिस में फर्क आता है, हीमो एंड पेरिटोनियल। पेरिटोनियल के मैंने आपको बता दिया। हीमो डायलिसिस क्या है? इसमें ब्लड, हीम ब्लड को शो कर रहा है, ठीक है। सिंपली इसमें क्या की जाती है? ब्लड इज क्लीन आउटसाइड द बॉडी इन अ मशीन, यानी ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के मशीन में, जिसे डायलाइजर बोलते हैं, उधर क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है। और फिर साफ ब्लड को क्या कर दिया जाता है? बॉडी के अंदर वापस भेज दिया जाता है। डायलाइजर टू स्पेस सेपरेटेड बाय द थिन मेम्ब्रेन, अभी आपको आगे दिखाएंगे भी। From the one side, blood flows from which waste and excess water moves via permeable membrane into the dialysis। तो सिंपली यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि ये इस तरह करके हमारे पास ये डायलाइसिस फ्लूइड है और ये फर्ज कर ले हमारा ब्लड है, तो ब्लड से इसके अंदर सारा वेस्ट क्या करता है? चला जाता है। और फिर ब्लड को क्या किया जाता है? वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं हम सबसे पहले। ये डायग्राम है, इसकी डायग्राम देख लेते हैं हम। ये इसकी डायग्राम है। तो इसमें सिंपली क्या किया जाता है? इंसान के एक ब्लड लाने के लिए ट्यूब होती है, एक ब्लड लेकर जाने के लिए होती है। जो लेकर जाती है वो बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड लेकर जाती है, और वापस जो ब्लड आता है वो डायलाइसिस फ्लूइड से साफ होकर मशीन से डायलाइसिस फ्लूइड से वापस बॉडी में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक, और इस टेक्निक का नाम क्या है? लिथोट्रिप्सी। असल में ये किडनी स्टोन को तोड़ने के लिए होती है। ये एक नॉन सर्जिकल मेथड है, यानी इसमें सर्जरी नहीं की जाती। तो ये इंसान लेटा हुआ है, इसके नीचे से स्ट्रॉन्ग वेव्स, एक्स्ट्रा कार्पोरियल वेव्स लगा फेंकी जाती हैं उसकी बॉडी पे, और ये वेव्स क्या करती हैं? ये वेव्स हैं, ये वेव्स उसकी बॉडी के अंदर जो स्टोन होता है उसको क्या कर देती हैं? तोड़ देती हैं। और ये वेव्स आमतौर पर कौन सी होती हैं? या तो एक्सरे, या क्या होती हैं? अल्ट्रासाउंड होती हैं। और जब ये किडनी में स्टोन टूट जाता है तो उसको यूरिन के जरिए क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। इंपॉर्टेंट है, कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। तो इसमें सिंपली बेटा जी हमने बात करनी है, अमोनोटैलिक ऐसे जानदार होते हैं जो जिनकी बॉडी में से वेस्ट अमोनिया की शक्ल में निकलता है। यूरियोटैलिक जिनकी बॉडी में से वेस्ट यूरिया की शक्ल में निकलता है। और यूरिकोटैलिक जिनकी बॉडी से वेस्ट यूरिक एसिड की शक्ल में निकलता है। अच्छा, अमोनिया के लिए क्या है? ज्यादा पानी चाहिए अगर इसको बॉडी से निकालना चाहते हो। यूरिया के लिए कम चाहिए, और यूरिक एसिड के लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है बॉडी से निकालने के लिए। और ये कितना होता है?
अमोनिया के लिए 500 ml, एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है। यूरिया के लिए 50 ml और यूरिक एसिड के लिए 1 ml। अगर आप 1 ग्राम निकालना चाहते हैं, यानी बॉडी से अगर 1 ग्राम आप अमोनिया NH3 निकालना चाहते हैं तो जितना पानी दरकार होगा वो 500 ml होगा। इसी तरह अगर आप यूरिया निकालना चाहते हैं तो 1 ग्राम निकालने के लिए 50 ml पानी चाहिए होगा। और अगर आप यूरिक एसिड निकालना चाहिए 1 ग्राम 1 ml। अब कौन कौन से जानदार जो हैं वो अमोनोटैलिक हैं, इसमें ज़्यादातर एनिमल फिशेस इक्वेटिंग जानदार आते हैं। यूरियोटैलिक में हमारे पास मैमल्स एंड एम्फीबियंस आते हैं। यूरिकोटैलिक में हमारे पास बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये शॉर्ट आपने इसी तरह क्या करना है करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवर कहते हैं कांपने को, थर्मोजेनेसिस कहते हैं हीट प्रोड्यूस करने को। तो बॉडी में हीट, जब हमें सर्दी लग रही होती है तो मुख्तलिफ तरीके से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। पहला तरीका होता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, हमें कपकपी लग जाती है, हम कांपने लग जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, मसल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और मसल की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो एटीपी ब्रेक होती है और उसकी वजह से हीट निकलती है। ठीक है जी, तो ये हो गया। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होती है, ये हार्मोन्स की वजह से होती है। थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से। ये हमारे गले के जो ट्रेकिया बोन है इसके ऊपर लगा होता है, विंड पाइप जो सा होता है, लंग्स की तरफ जो हवा को लेके जाता है। ठीक है, अब ये जो पैदा होता है ये जाकर क्या करता है, थायरोक्सिन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। तो जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो एटीपी के जरिए क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ड्यू टू शिवरिंग, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इट इज ड्यू टू हार्मोन्स एंड स्पेशली व्हिच हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड due to which metabolism of the body increase and ultimately temperature of the body is regulated। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। अच्छा, वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है हमारे पास, वैसो यहाँ पर शो कर रहा है ब्लड वेसल्स को, तो श्रिंकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का क्या हो जाना, पतला हो जाना, मोटाई कम हो जाना। ठीक है, क्यों किया जाता है ऐसे ब्लड वेसल को पतला, क्योंकि उनके अंदर ब्लड के फ्लो को कम कर दिया जाता है और हीट को कंजर्व कर दिया जाता है। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन में द डायमीटर ऑफ द वेसल्स इज रिड्यूस, श्रिंक कह लें। ठीक है, कहाँ, स्किन एरिया में। और वैसोडाइलेशन क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, डायमीटर या आप कह ले सिंपली वेसल जोन सी होती है उनका एरिया इंक्रीज हो जाता है। और एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल सिंपली किस, स्किन के अंदर। क्लियर जी, तो ये बात आपने याद रखना है। और वैसोकंस्ट्रिक्शन आमतौर पे सर्दियों में की जाती है ताकि बॉडी की हीट को बचाया जा सके, और वैसोडाइलेशन आमतौर पे गर्मियों में की जाती है ताकि मोर हीट प्रोड्यूस और मोर स्वेटिंग। अब चलते हैं हम रोल ऑफ ADH इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन। असल में डियर स्टूडेंट्स, हमारे किडनी में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है नेफ्रॉन, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है जी, ये हमारा नेफ्रॉन है, रास्ता बना रहा हूँ इसको। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन, रास्ता बनाया मैंने। तो इस नेफ्रॉन में ना जो ये लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक हार्मोन है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी। आपने थर्ड चैप्टर में हार्मोन पढ़े हैं, वहां पर एक इस तरह का ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ लगा हुआ था। तो ये उसकी हमारे पास पोस्टीरियर साइड थी, ये मिडन साइड थी, और ये इसकी अगली साइड एंटीरियर साइड थी। 3 साइडें होती हैं इसकी। ये उसके कहाँ से निकलता है, उसकी पिछली साइड से, ये पोस्टीरियर साइड से निकलता है। ठीक है, ये करता क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कराता है फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये ADH क्या करता है, ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर ये क्या करवाता है, ADH जो वाटर की है वो एक्टिव ATP को इस्तेमाल करते हुए रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इससे क्या होता है, यूरिन की कंसंट्रेशन होती है, यानी पानी बैक आ जाता है बॉडी में, और जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड बनता है। ऐसा यूरिन बनता है जिसमें साल्ट ज्यादा और पानी कम होता है, और आमतौर पर ये तब किया जाता है जब बॉडी को वाटर की जरूरत क्या होती है, ज्यादा होती है। इस तरह एक और हार्मोन है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन,
और ये हार्मोन जो सा है ये कहाँ से निकलता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। और ये क्या करता है, ये अपटेक ऑफ सोडियम आयन करता है बाय द लूप ऑफ हेनले सेंडिंग लिंक। ठीक है, दो ये इस तरह का लूप ऑफ हेनले यू शेप स्ट्रक्चर होता है, ये इसका सेंडिंग लिंक होता है, ये इसका डिसेंडिंग, ये इसका यहाँ से ऊपर से नीचे मटेरियल आ रहा होता है आमतौर पर, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा होता है, तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है ना, यहाँ पर ये क्या होता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। आपने काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, जब सोडियम अंदर जाता है तो सोल्यूट को फॉलो करते हुए दूसरे लिम्ब यानी डिसेंडिंग लिम्ब के जरिए क्या होता है, वाटर भी ज्यादा से ज्यादा अंदर जाता है, जिसकी वजह से यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेटेड बनता है। इसे आज सच ऐसे लिख लीजिए। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन बोनी फिशेस एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन दी कार्टिलेजिनस फिशेस। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये ना सी में आमतौर पर रहती हैं, और सी में जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज हाइपरटोनिक। ठीक है, और ये जो फिश होती है ना, फिश, इसकी अंदर का जो बॉडी इन्वायरमेंट है वो कौन सा होगा, वो होगा हाइपोटोनिक। तो हाइपो और हाइपरटोनिक के लिए इसी चैप्टर का हमने लास्ट टाइम लेक्चर बनाया था, पास्ट क्वेश्चन का, वो लास्ट में देख लीजिएगा, डिटेल से मैंने समझाया उसमें। बस एक बात याद रखिएगा कि पानी हमेशा हाइपो से कहाँ चला जाता है, हाइपर के अंदर चला जाता है। तो इन फिशेस को यही मसला रहता है कि बार बार इनकी बॉडी का पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है और वेस्ट होने की कोशिश करता है। दूसरी बात, बाहर हाइपरटोनिक के अंदर साल्ट ज्यादा होता है, तो इनकी बॉडी में जब ये वाटर लेकर आती हैं साल्ट भी बहुत ज्यादा आता है। तो ये दो काम करती हैं, एक बॉडी में साल्ट को कम रखती हैं, दूसरा अपना पानी लॉस होने से बचाती हैं। ठीक है, सुन लेते हैं कि बोनी फिश के इंसेस्टर जो थे वो फ्रेश वाटर में रहते थे, इन्होंने फिर सी को अडॉप्ट किया। ठीक है, सच फिशेस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बिकॉज दे हैव हाइपोटोनिक बॉडी। ठीक है, एज आर रिवॉल्व इन फ्रेश वाटर, इनकी बॉडी हाइपरटोनिक होती है। द मेन टू मेंटेन वाटर इनसाइड सच फिशेस ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी तो बार बार जाता है बाहर, तो ये क्या करती हैं, इसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पानी पीती हैं। ठीक है, और फिर जब पानी के साथ बॉडी में साल्ट भी होता है तो फिर उसको साल्ट से जान छुड़ाने के लिए ये कंसंट्रेटेड यूरिन करती हैं, यानी ऐसा यूरिन जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये दो काम करती हैं, मैक्सिमम साल्ट लॉस, मिनिमम वाटर लॉस, ये दो काम करती हैं। इसी तरह कार्टिलेजिनस फिशेस जो सी हैं ये क्या करती हैं, मेंटेन लो साल्ट कंसंट्रेशन देन सी वाटर, यानी अपने अंदर लो साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती हैं, और इसके लिए क्या करती हैं, बहुत ज्यादा साल्ट किडनी के जरिए एक्सक्रीट करती हैं, गिल्स के जरिए, और इसके लिए अल्लाह पाक ने इनके अंदर ग्लैंड्स भी रखे हुए हैं जिनको क्या बोलते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स। तो इसी के साथ हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया हुआ है। अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि किडनी स्टोन से है। और किडनी स्टोन, ये आपके सामने उसकी डायग्राम बनी हुई है किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी स्टोन, किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसको क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन। अब ये स्टोन होता है क्या, डिफरेंट साल्ट्स की वजह से ही होता है, खासतौर पे कैल्शियम के साल्ट, ये स्टोन। ठीक है, ये यहाँ यूरेटर में भी हो सकता है, ब्लडर में भी हो सकता है। तो ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है, जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। कम को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया और ज्यादा को बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और दूसरी जो चीज बढ़ जाती है वो होती है ऑक्सालेट आयन, इसको बोलते हैं हाइपर ऑक्सालूरिया। ये कैसे, जब हम कच्ची सब्जियां खाते हैं, खासतौर पे टोमेटो और वेजिटेबल्स, तो इससे बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सालेट के मिलने से 70% किडनी स्टोन होते हैं, बाकी कैल्शियम के फॉस्फेट के साथ मिलने की वजह से होते हैं। ठीक है, टोटल कैल्शियम की वजह से जो हमारे किडनी स्टोन होते हैं दैट आर 70 + 15 = 85% किडनी स्टोन। ठीक है जी, और 10% जो रह गया वो यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। और आम तौर पर ये जब कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हो रही होती है तो बॉडी के अंदर क्या है, स्टोन क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं। चलते हैं हम अपने अगले यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है दैट इज अडाप्टेशन ऑफ प्लांट इन द लो एंड हाई टेम्परेचर।
तो लो टेम्परेचर में प्लांट क्या करते हैं और हाई टेम्परेचर में प्लांट क्या करते हैं। लो यानी कि सर्दी के अंदर प्लांट क्या करते हैं, तो सर्दी में प्लांट को डर होता है कि कहीं उसके अंदर चीजें क्रिस्टलाइज ना हो, क्रिस्टल ना बना ले, जम ना जाए, उस वजह से वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपनी बॉडी में क्या कर लेता है, ज्यादा कर लेता है, इस तरह क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है जी। एंड द प्लांट नेटिव द कोल्ड रीजन सच एज ओक, रोज, गुलाब का फूल कह लें, ब्रिंग चेंज इन द सॉल्यूट कंपोजिशन विच काजेज साइटोसोल टू सुपरकूल। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये फर्ज कर लें उनकी बॉडी है सोल्यूट कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं। जब सोल्यूट कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं तो इनके अंदर डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। सोल्यूट चेंज करने से इनका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। इसको समझने के लिए आपको केमिस्ट्री का टॉपिक मैं रेफर करूंगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिस्ट्री का वो टॉपिक है, उसे देख लीजिएगा। बस अपनी सोल्यूट कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं जिसकी वजह से उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। दो काम करते हैं, फैटी एसिड बढ़ा देते हैं, कौन से, अनसैचुरेटेड, फिर वो जल्दी फ्रीज नहीं होते। दूसरा, सोल्यूट कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। और वो प्लांट जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ गर्मी ज्यादा है तो वेपोरेशन ज्यादा करते हैं, वेपोरेशन काजेस कूलिंग। दूसरा, उनके पास हीट शॉक प्रोटीन होती हैं जो क्या करती हैं, हीट के शॉक को बर्दाश्त करती हैं, यानी सिंपली इनको टेम्परेचर के खिलाफ क्या देती हैं, रेजिस्टेंस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फिल्ट्रेशन जो हमारे नेफ्रॉन में होती है, ये हमारा नेफ्रॉन होता है, दिस इज आवर नेफ्रॉन, किडनी का जो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेशन होती है इसकी, ये नेफ्रॉन है, ये इसका ग्लोमेरुलस पार्ट है, आगे वो पार्ट हमारे काम का नहीं। कहते फिल्ट्रेशन यहीं पर क्यों होती है, क्वेश्चन आता है। भाई यही वो पार्ट है जहां पर कैपिलरीज कह लें, वो सुराख वाले, उनमें सुराख होते हैं, जैसे हमारी छाननी में, चाय छाननी में सुराख होते हैं, बाकी किसी हिस्से में इस तरह सुराख नहीं होते। तो सुराख क्योंकि यहीं पर होते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ही सबसे ज्यादा क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है। इसका आंसर क्या है, फिल्ट्रेशन ओनली टेक प्लेस इन द ग्लोमेरुलाई बिकॉज ग्लोमेरुलर पार्ट इज द मोस्ट पोरस पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल इन द किडनी। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। दूसरा, नेक्स्ट चलते हैं, अडाप्टेशन, किनकी अडाप्टेशन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की ऑस्मो रेगुलेशन के। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करते हैं, फॉलोइंग इनकी बॉडी के फीचर होते हैं। लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, इस बार फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं ना, जैसे आप कॉकरोच को देख लें, उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, वैक्सी एक्सोस्केलेटन, ताकि इनकी बॉडी में से वाटर लॉस ना हो। ठीक है। दूसरा, ऐसी खुराक खाते हैं जो मॉइस्ट होती है, ड्रिंक एंड ईट, पीते हैं और खाते हैं मॉइस्ट फूड को, नमी वाला फूड, इसमें पानी की मिकदार मौजूद हो। ठीक है। दूसरा, कैंगरू रैट की हमने बात की थी, वो तो पानी पीता ही नहीं, उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है C12, H22, O11, ये ऑक्सीजन, इससे जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसी वाटर पर ये क्या करता है, गुजारा करता है, और ये कंसंट्रेशन यूरिन में आते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑस्मो रेगुलेशन इन मैमल्स इन कोल्ड टेम्परेचर एंड इन हाई टेम्परेचर। असल में यहाँ पर अब थर्मो रेगुलेशन कह लें तो ज्यादा अच्छी बात। अच्छा, कोल्ड टेम्परेचर में ये क्या करते हैं, ये जानदार कोल्ड टेम्परेचर में ये वैसोडाइलेशन करते हैं, बताया अभी। और हाई टेम्परेचर में, सॉरी, हाई टेम्परेचर में वैसोडाइलेशन करते हैं, कोल्ड में जरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली हम पहले कोल्ड वाले को देख लेते हैं। इन कोल्ड वैसोडाइलेशन टेक्स प्लेस इन द ट्रंक रीजन। ठीक है, यानी ब्लड सप्लाई वाइटल ऑर्गन्स को बढ़ जाती है, दिल को लेट्स सपोज, ऐसे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, और थोड़ा देखते हैं इसके बारे में मजीद। जी, दूसरा, कोल्ड में एक जगह हमने पढ़ा वैसो डायलेशन हो जाती है, बाकी जगह क्या होती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन। कोल्ड में बेटा जी हीट लॉस को बचाना होता है। ठीक है, तो लेग, आर्म, स्किन, इसमें हीट लॉस से बचाने के लिए अपनी वेसल, ब्लड वेसल्स को क्या कर लिया जाता है, पतला कर लिया जाता है।
अच्छा, लैंड मैमल्स क्या करते हैं, ये जो लैंड मैमल्स होते हैं ये फर टू ट्रैप, ये अपनी बाल जो होते हैं ना स्किन के ऊपर, उसे फर बोलते हैं, ये खड़े कर लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, हवा में ट्रैप हो जाती है और हवा एक इंसुलेटर है, हीट को लॉस होने देती नहीं है। कुछ जानदार अपनी बॉडी में क्या करते हैं, स्किन के नीचे कह लें आप फैट्स रखते हैं, ठीक है, फैट्स। अब एक मिसाल हम ले लेते हैं, मैरीन एनिमल कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ फैट होता है, जिसको बोलते हैं ब्लबर, ठीक है, ब्लबर भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है। दूसरा देखते हैं कि हाई टेम्परेचर में क्या होता है। हाई टेम्परेचर में बेटा जी सिर्फ वैजो डायलेशन होती है, लो में वैजो कंस्ट्रिक्शन भी होती है, डायलेशन भी होती है। डायलेशन होती है ट्रंक में, बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है, वाइटल ऑर्गन। कंस्ट्रिक्शन होती है हाथ पाँव में, ठीक है, वहां पर ब्लड सप्लाई कम कर दी जाती है। और वैजो जो हमारे पास हाई टेम्परेचर में सिर्फ वैजो डायलेशन होती है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाती है। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा पसीना आए, यानी वेपोरेशन हो, स्वेटिंग हो, ठीक है। और डॉग के अंदर एक पेंटिंग का मैकेनिज्म होता है, ये कब जब हाई टेम्परेचर होता है वो जुबान निकाल के सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, उनकी जुबान से पानी गिर रहा होता है। तो क्योंकि उनकी बॉडी पे स्वेट ग्लैंड नहीं होते, हमारे स्किन में से पसीना निकलता है, हम जुबान निकाल के गर्मी को कम नहीं करते। इसकी वजह यही है क्योंकि हमारे पास क्या है, स्वेट ग्लैंड उनके पास नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने सलाइवा के जरिए बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं। और कुछ यूरिन के जरिए भी करते हैं, जिसमें बैट्स आ जाती है, सलाइवा प्लस यूरिन के। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।